मैं हूं आपके साथ ही शुक्ला और आज बात करेंगे चुनावी साल सियासी चाल। उत्तराखंड में मिशन 2022 को फतह करने की तैयारियों में जुटी सत्ताधारी दल बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी की ओर से चुनाव को फतह करने की रणनीति बनाई जा रही है। इन सब तैयारियों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा अपने 7 मंत्रियों और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड साथ लेकर आएंगे। पिछले 4 साल के दौरान विधायकों और मंत्रियों से उनकी प्रमुख उपलब्धि के साथ ही राज्य क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे पूछे जाएंगे, जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को फतेह करने के लिए सभी दल चुनाव को जीतने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी तैयारियों के मामले में सभी दलों से फिलहाल आगे चल रही है। पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। इसमें हमने जो इवेंट्स तय किए हैं, इसमें हमने चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुख हों, जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष हों, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हों या हमारे मेयर, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे मोर्चों प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, ऐसे जितने जनप्रतिनिधि और संगठन से जुड़े हुए लोग हैं विभिन्न ग्रुपों में, उन सबके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बैठक ये हम लोगों ने तय की है। इससे अलग 2 बैठकें हैं। सामान्यतः जो हमारा कोर ग्रुप है, जो हमारी टोली बैठक है, वो होगी। इससे अलग सैनिकों के साथ एक कार्यक्रम होगा और इसका संतों का आशीर्वाद, इस प्रकार का कार्यक्रम होगा। तो कुल मिलाकर ये सारे कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा 20 अगस्त से शुरू होगा। इस दौरे में वो 11 मुख्य बैठकों में सरकार, संगठन और चुनावी तैयारियों की नब्ज टटोलेंगे। विधानसभा चुनाव के लिहाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा खास अहम माना जा रहा है। नड्डा के इस दौरे के बाद भाजपा की चुनावी तैयारियों की लाइन और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। नड्डा के अलावा केंद्रीय संगठन से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी भी आएंगे। वहीं नड्डा के दौरे पर विपक्ष ने तंज भी कसा है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार का कार्यकाल पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। राज्य का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि अभी तक तो जब भी केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के कोई सीनियर लीडर यहाँ पे आते हैं तो पार्टी चेंज हो जाती है। अब मेरे को नहीं पता कि क्या ये कारण है आने का उनका, या वो रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी को ना, मतलब चाहे हम भी अपोजिशन एक तरीके से पार्टी है जो कि कॉन्टेस्ट करेगी, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ मुद्दों पे तो उत्तराखंड की तरक्की की तरफ देखना चाहिए। अब 3 चीफ मिनिस्टर बदली होने के बाद अभी ग्राउंड पे दिख नहीं पा रहा है कि वाकई में क्या नई चीज़ें होने वाली हैं। सवाल ये है कि वो उस पार्टी के जिसकी केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, उनसे बड़ी अपेक्षाएं होती है कि उत्तराखंड को क्या देंगे। अमित शाह भी आ गए, मोदी साहब आ गए, नड्डा साहब भी आ गए, लेकिन उत्तराखंड को दिया क्या? आप केवल चुनाव सगुफे में, और आपने तो इनका रिपोर्ट कार्ड आप क्या करेंगे? रिपोर्ट कार्ड तो आपने पहले जनता को बता दिया, 3 मुख्यमंत्री आपने बदल दिए। इसका मतलब रिपोर्ट कार्ड शून्य था, अन्यथा आप चेहरा क्यों बदलते? कुल मिलाकर राज्य में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ ही बैठकें और राष्ट्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे उत्तराखंड में जारी हैं। पहले अरविंद केजरीवाल और अब जेपी नड्डा भी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जो कि नई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि राज्य की जनता को इससे क्या फायदा मिल रहा है? क्या इन बैठकों में सरकार की विफलताओं पर भी चर्चा की जाएगी? क्या जिन विधायकों और मंत्रियों की परफॉर्मेंस खराब है, क्या माना जाए कि उनका 2022 में टिकट कटने वाला है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार सबको है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। चुनावी साथ सियासी चाल, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के कोना स्टेडियम आपको ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। करने वाले से रवि कुमार दहिया
बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त सुश्री पीवी सिंधु, बॉक्सिंग में सुश्री लवलीना, कुश्ती में श्री बजरंग पूनिया, पुरुष हॉकी कप्तान श्री मनप्रीत सिंह, महिला हॉकी टीम के कप्तान सुश्री रानी रामपाल और कुश्ती में जिन्होंने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया श्री दीपक पूनिया। और आज के इस कार्यक्रम में पुरुष और हॉकी टीम के पुरुष और महिला हॉकी टीम के सभी सदस्यगण, उनके कोचेज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित खेल प्रतिभाएं और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब की ओर से मैं टोक्यो ओलंपिक में भारत के इन पदक विजेता प्रतिभागी खिलाड़ियों को हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन सभी प्रतिभाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कोरोना महामारी के बीच में देश के लिए किया है और यह प्रदर्शन इस बात को प्रदर्शित करता है कि वास्तव में एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। जब वह देश के लिए खेलता है तो उसके सामने देश के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता है और इसीलिए वह कुछ अच्छा कर पाता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से आज हम सबको यह कार्यक्रम यहां पर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने देश के हर नागरिक से कहा कि जीवन के किसी भी फील्ड में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उस प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए और उसको हर प्रकार से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इस कोरोना महामारी के दौरान हमारी खेल प्रतिभाओं ने जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास किया और देश के अब तक के ओलंपिक इतिहास में भारत को सर्वाधिक मेडल उपलब्ध कराने में जो योगदान दिया, आज उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, विधानमंडल दल से हमारे सदस्यगण, माननीय सांसदगण और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 75 खिलाड़ी, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के सदस्यगण आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने, उनका स्वागत करने, उनका सम्मान करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी का यहां पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत ने इस अवसर पर, हमारी टीम ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में प्रतिभाग करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य यानी कुल 7 पदक अब तक प्राप्त किए हैं और उत्तर प्रदेश से भी 10 खिलाड़ियों ने अब तक के भारत के सबसे बड़े ओलंपिक दल के साथ प्रतिभाग किया, जिसमें वाराणसी से श्री ललित कुमार उपाध्याय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं और कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के इन्होंने सदस्य के रूप में कार्य किया है। सुश्री वंदना कटारिया टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की सदस्य रही है, जिसने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपने हैट्रिक के माध्यम से महिला स्फूर्ति का और देश के श्रेष्ठ प्रदर्शन का एक परिचय भी इस अवसर पर दिया है। मैं इस अवसर पर इन सभी अपने खिलाड़ियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी ओलंपिक में पदक प्राप्त करते हैं, स्वर्ण पदक पर उन्हें 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और एकल टीम में एकल सदस्य के रूप में 2 करोड़ रुपए की राशि कांस्य पदक पर दिया जाता है और टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप राज्य सरकार उन खिलाड़ियों को उपलब्ध कराती है। लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने देश के लिए खेला है। हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभिन्न अंग हैं और इसलिए हम लोगों ने अपनी इस नैतिक जवाबदेही का परिचय देते हुए यह तय किया कि हम लोग स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले देश के किसी भी खिलाड़ी को हम लोग सम्मान स्वरूप 2 करोड़ रुपए
रजत पदक प्राप्त विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेंगे और आज ये राशि यहां पर इन सभी खिलाड़ियों को प्रदान की गई। इसके तहत स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में इन्हें 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया को कुश्ती में 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता सुश्री मीराबाई चानो वेट लिफ्टिंग को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि आज यहां पर प्रदान की गई। कांस्य पदक विजेता सुश्री लवलीना बारगोहेन को बॉक्सिंग में 1 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता सुश्री पीवी सिंधु को बैडमिंटन में 1 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता श्री बजरंग पूनिया को कुश्ती में 1 करोड़ रुपए की इस सम्मान राशि यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। सुश्री मीराबाई चानो के प्रशिक्षक गाजे और यहाँ पर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते हुए उनको सम्मानित किया है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल